देश के सबसे चर्चित हत्याकांड की चर्चा होती है तो वहां तंदूर कांड का जिक्र जरूर होता है। दुनिया तंदूर कांड को नैना सहनी मर्डर केस के नाम से भी जानती है। वैसे इस केस के मशहूर होने की वजह हत्या से ज्यादा हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनाया गया तरीका था। सुनकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। हत्या की वजह और भी अजीब थी। तो आखिर क्या है तंदूर हत्याकांड या फिर नैना सहानी हत्याकांड की पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने कभी तंदूर कांड के बारे में थोड़ा बहुत सुना भी होगा तो हमारा दावा है कि आप शायद आज भी इस हत्याकांड से जुड़ी कई अहम पहलुओं से अनजान होंगे, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सब कुछ डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी ये केस ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत में पहली बार एक मर्डर केस की जानकारी में कई नई चीजों को अपनाया गया था। क्या थी वो चीजें, बताएंगे आगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख 2 जुलाई 1995, रात के लगभग 11 बज रहे थे। दिल्ली पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक जनपद पर गश्ती पर निकले हुए थे। जब ये लोग गश्ती कर रहे थे तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो जोर जोर से आग आग चिल्ला रही थी। ये महिला उसी इलाके में सब्जी बेचने का काम करती थी। उस महिला की आवाज सुनकर दिल्ली पुलिस के ये दोनों जवान उस तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि इलाके के मशहूर होटल में से एक अशोक यात्री निवास से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। अब्दुल नजीर ने तुरंत आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दे दी और खुद अपने साथी के साथ भागते हुए होटल यात्री निवास के करीब आ गए। करीब आकर पता चला कि ये आग की लपटें होटल यात्री निवास के अंदर मौजूद बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट से आ रही हैं। जैसे ही ये पुलिस वाले रेस्टोरेंट के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट पर ही होटल का मैनेजर केशव कुमार मौजूद है। आग के बारे में पूछे जाने पर केशव ने बताया कि रेस्टोरेंट में बहुत सारे पुराने पोस्टर बैनर पड़े हुए थे, उन्हें ही जलाया जा रहा है। पुलिस वाले इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर केशव कुमार उन्हें किसी तरह बाहर ही रोक देता है। अब पुलिस वालों को अंदाजा होने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए दोनों पुलिस वाले वहां से तो हट जाते हैं, मगर कांस्टेबल अब रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ चला जाता है और वहां से एक दीवार फांद कर अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट के किचन वाले इलाके में मौजूद तंदूर में 2 लोग मिलकर कुछ जला रहे थे। जब आग के बारे में गेट पर केशव कुमार से पूछा गया था तो उसने बताया था कि पुराने पोस्टर बैनर जलाए जा रहे हैं, मगर जब कांस्टेबल अंदर आकर पूछता है तो दोनों बताते हैं कि दरअसल हम बकरा भून रहे हैं। कांस्टेबल को इस बात पर भी भरोसा नहीं होता है और वो तंदूर के आसपास चीजों को गौर से देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। कांस्टेबल समझ जाता है कि ये लोग किसी इंसान को जला रहे हैं। वो वहां से हाथ देखने के बावजूद अनजान बनकर निकल जाते हैं। अंदर से निकलकर कांस्टेबल पुलिस टीम को तुरंत मौके पर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है और अचानक धावा बोलकर अंदर मौजूद शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है। उस समय तंदूर के पास 2 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक शख्स किसी तरह पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर पुलिस केशव कुमार नाम के शख्स को पकड़ लेती है। जल्दी से जल रही तंदूर की आग को भी बुझाया जाता है तो वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तंदूर के ऊपर एक इंसान की लाश रखी हुई थी जो काफी हद तक जल चुकी थी। उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन हो चुका था। हालांकि अभी उसका जबड़ा नहीं जला था, इससे अंदाजा हो रहा था कि ये लाश किसी महिला की है। अब पुलिस वाले तत्काल गिरफ्तार किए गए केशव कुमार से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो एक हिला देने वाला खुलासा होता है। केशव कुमार बताता है कि वो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर है, जबकि तंदूर पर जिसकी लाश पड़ी हुई है वो इस रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा की पत्नी नैना सहानी है। जब पुलिस मौके से फरार हुए दूसरे शख्स के बारे में पूछती है तो केशव बताता है कि फरार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील शर्मा था। सुशील शर्मा के बारे में जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि सुशील शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि दिल्ली की राजनीति में उभरता हुआ एक बड़ा चेहरा है। दरअसल सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और इस घटना के समय वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था।
नैना साहनी भी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थीं। अब पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है। इधर ये खबर मीडिया के जरिए आग की तरह पहले दिल्ली और फिर पूरे देश में फैल जाती है कि एक महिला की हत्या की गई है, फिर उसके शव को टुकड़ों में काट कर तंदूर में जलाया गया है। हर कोई गुस्से में था और जल्द से जल्द इस केस के मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। पुलिस भी हर हाल में सुशील को गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर सुशील था कि पुलिस की पकड़ में आ ही नहीं रहा था। सुशील को फरार हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों से उड़ती उड़ती खबरें चलने लगीं कि पुलिस अब सुशील शर्मा का एनकाउंटर करने का मन बना रही है। इसी के बाद अचानक से 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लेती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि एनकाउंटर की तैयारी की अफवाह के बाद सुशील ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। सुशील की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक सुशील शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट था, जबकि नैना ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। साथ ही नैना ने कॉमर्शियल पायलट की भी ट्रेनिंग हासिल की थी। एक जमाने में सुशील और नैना साहनी दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे। इसी दौरान सुशील और नैना की दोस्ती हुई और फिर दोनों काफी करीब आ गए, इतने करीब कि लिव इन में रहना शुरू कर दिया। खुलासे के मुताबिक नैना साहनी रिलेशनशिप में आने के बाद पॉलिटिक्स से काफी हद तक दूर हो गईं और बतौर कॉमर्शियल पायलट अपना करियर बनाने की कोशिश में लग गईं। उधर सुशील शर्मा राजनीति में आगे बढ़ते गए। दोनों कुछ समय बाद मंदिर मार्ग के एक अपार्टमेंट में बतौर पति पत्नी साथ रहने लगते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, जबकि कुछ दावे किए जाते हैं कि सुशील और नैना ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, मगर दुनिया के सामने इसे उजागर नहीं किया था। दावे के मुताबिक नैना हमेशा जिद करती थी कि इस शादी को पब्लिक के सामने उजागर करो, जबकि सुशील हमेशा इसे छुपाने की कोशिश में लगा रहता था। इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाइयां भी होने लगी थीं और वक्त के साथ ये लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ती ही चली जाती हैं। इस लड़ाई का असर ये होता है कि नैना साहनी का मोह अब सुशील से भंग होने लगता है और नैना अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के ही पूर्व कार्यकर्ता मतलूब करीम नाम के शख्स के करीब आने लगती हैं। नैना मतलूब की मदद से सुशील के रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर विदेश जाकर पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लग जाती हैं, मगर ये बात सुशील शर्मा को पसंद नहीं आती है। सुशील शक भी करने लगता है कि नैना का अफेयर मतलूब करीम के साथ शुरू हो गया है। इस बात को लेकर भी दोनों में अब लड़ाइयां आम होने लगती हैं। इन्हीं सब लड़ाइयों के बीच नैना और सुशील की जिंदगी चल रही थी, मगर 2 जुलाई 1995 की रात सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। जब रात में सुशील शर्मा अपने काम से छुटकारा पाकर अपने फ्लैट पर वापस आता है कि नैना के एक हाथ में विस्की का ग्लास था तथा वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही वो विस्की का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाती है, मगर सुशील ग्लास लेने से मना कर देता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। इस पर नैना कहती है कि मैं अपने परिवार में किसी से बात कर रही हूं। इतना कहने के बाद नैना फोन रखकर दूसरे कमरे में चली जाती है। नैना के कमरे में जाते ही सुशील फोन के पास आता है और तुरंत नंबर रीडायल करता है। दूसरी तरफ फोन की घंटी बजते ही एक इंसान फोन उठाता है और हेलो कहता है। सामने वाले के हेलो कहते ही सुशील फोन रख देता है। दरअसल सुशील को पहले से ही शक था कि नैना अब मतलूब करीम के साथ ज्यादा ही समय बिता रही है, इसलिए नैना को फोन पर बात करता देख भी सुशील को शक होता है कि हो ना हो अब भी नैना मतलूब करीम से ही बात कर रही है। इसलिए जैसे ही नैना फोन रखकर दूसरे कमरे में जाती है, सुशील तुरंत नंबर रीडायल करता है। रिंग होते ही दूसरी तरफ से जो हेलो की आवाज आई थी वो किसी और की नहीं, उसी मतलूब करीम की थी। इस बात को लेकर नैना साहनी और सुशील शर्मा में काफी लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे पर काफी चिल्लाते हैं। आमतौर से कहा जाता है कि इसी बहस के दौरान सुशील शर्मा ने नैना साहनी को गोली मार दी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि इस लड़ाई झगड़े के बाद सुशील शर्मा उठकर बालकनी में चला जाता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक इस झगड़े के थोड़ी देर तक दोनों शांत रहते हैं, मगर थोड़ी देर बाद नैना साहनी सुशील शर्मा से कहती हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। इसके बाद नैना कथित तौर पर एक सुसाइड नोट भी लिखती हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद
बालकनी में खड़े सुशील को गोली चलने की आवाज आती है। वो भागते हुए कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि नैना के हाथ में उसका लाइसेंसी बंदूक है। गोली चली जरूर थी, मगर नैना को ये गोली नहीं लगी थी। वो सही सलामत खड़ी थी। सुशील शर्मा को देखते ही नैना कहती हैं कि मैं अब अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। यहाँ सुशील शर्मा नैना को समझाने की कोशिश करते हैं और उसके हाथों से बंदूक ले लेता है। यहाँ पर दोनों खामोश हो जाते तो शायद बात यहीं खत्म हो सकती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर बात खत्म होने की बजाय एक बार फिर से सुशील शर्मा और नैना साहनी की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार बात इतनी बढ़ जाती है कि अचानक सुशील शर्मा नैना की तरफ बंदूक तान कर गोली चला देता है। पहली गोली नैना को छकाती हुई पीछे की दीवार पर लगे एसी से जा टकराती है। अभी नैना कुछ समझ पाती कि अगले ही पल सुशील शर्मा दूसरी गोली भी दाग देता है। ये गोली सीधे नैना के गर्दन में जाकर लगती है। अभी पलक झपकी भी नहीं थी कि सुशील शर्मा के बंदूक से तीसरी गोली भी निकलती है, जो सीधे नैना के सर में जाकर लगती है। दो गोली लगते ही नैना धड़ाम से वहीं पर गिर जाती हैं। पूरा कमरा खून से भर जाता है। बकौल सुशील कुछ देर तक तो उसे समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद वो अकेले रोना शुरू कर देता है। एक तरफ उसे अपने किए का पछतावा था तो दूसरी तरफ लाश को ठिकाने लगाने की टेंशन। इस हत्याकांड को अंजाम देने के कुछ देर बाद सुशील शर्मा अपने फ्लैट से बाहर निकलकर देखता है कि कहीं किसी ने गोली की आवाज तो नहीं सुन ली है। बाहर निकलकर वो हालात का जायजा लेता है और फिर सब कुछ सामान्य पाने के बाद वो नीचे मार्केट जाता है और वहां से एक बड़ी सी पॉलिथीन बैग खरीद कर लाता है। पहले बड़ी सावधानी से नैना की लाश को पॉलिथीन बैग में डालता है और फिर उसे एक बेडशीट में लपेटकर अलग रख देता है और फिर कमरे के खून को बड़ी सावधानी से साफ करता है। इसके अलावा सुशील थोड़ी देर पहले नैना द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट को ढूंढकर फाड़ देता है। हालांकि बाद में पुलिस इस फटे हुए सुसाइड नोट को बरामद कर लेती है। सुसाइड नोट के अंत में नैना ने लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मेरी अंतिम क्रिया सुशील ही करें। खैर, पूरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद सुशील पहले अपनी कार को ठीक अपने दरवाजे के करीब लाकर लगाता है। इसके बाद कमरे से नैना की लाश को वो उठाने की कोशिश करता है, मगर वजनी लाश को सुशील अकेले नहीं उठा पाता है और फिर रात के अंधेरे में लाश को घसीटकर किसी तरह अपनी मारुति 800 के करीब लाता है और पीछे डिग्गी में लाश को रखकर वहां से निकल जाता है। लाश को लेकर सुशील निकल तो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश का किया क्या जाए। इसी के बाद वो काफी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस लाश को नदी में फेंक दिया जाए। इसी के बाद वो लाश को लेकर दिल्ली के आईटीओ पुल पर चला जाता है। प्लान था कि आईटीओ पुल से लाश को नीचे नदी में फेंक देगा, मगर जिस वक्त वो वहां गया था पुल पर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। अब इतनी चहल पहल के बीच अगर वो लाश को गाड़ी से निकालता तो पकड़ा जाता, इसलिए वो लाश को नदी में फेंकने का प्लान बदलकर दूसरे तरीके से लाश को निपटाने का प्लान बनाता है और सीधे अब अपनी गाड़ी लेकर अपने बगिया रेस्टोरेंट में चला जाता है। जिस समय सुशील शर्मा रेस्टोरेंट में गया था वहां काफी भीड़ थी और बड़ी संख्या में लोग खाना खा रहे थे। सुशील रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और तुरंत अपने मैनेजर केशव कुमार को बुलाता है और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके रेस्टोरेंट को खाली करवाओ। जो ग्राहक बैठे हुए हैं उनसे कह दो कि खाना खत्म हो गया है और जितना भी स्टाफ है उन्हें आज बाहर खाने के लिए कह दो। इस पर केशव कुमार जवाब देता है कि अभी तो बहुत खाना बचा हुआ है और काफी लोग आराम से खा सकते हैं। इस पर सुशील शर्मा केशव से कहता है कि मैं जो कह रहा हूं जल्दी से वो करो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सुशील की बातें सुनकर केशव कुमार तुरंत रेस्टोरेंट को खाली करवाने में लग जाता है और फिर जल्दी जल्दी कस्टमर्स को वहां से भेज दिया जाता है। स्टाफ को बाहर खाना खाने के लिए 25-25 रुपए देकर उन्हें भी भेज दिया जाता है। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ सुशील शर्मा और केशव कुमार बचा था। अब सुशील अपने मैनेजर केशव को बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। पहले तो केशव कुमार सुशील का साथ देने से मना कर देता है, मगर सुशील किसी तरह केशव को अपना साथ देने के लिए मना लेता है। इसी के बाद एक खौफनाक खेल की शुरुआत होती है। अभी अभी रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनी थी, इस कारण तंदूर जल ही रहा था। ये दोनों बड़ी सावधानी से गाड़ी से नैना का शव उतार कर लाते हैं
और दोनों मिलकर उसके शव को तंदूर के ऊपर रख देते हैं। लाश यूं ही पड़ी रहती है क्योंकि तंदूर की मामूली आग उसे जला नहीं पाती है। इसके बाद सुशील केशव से अंदर पड़े रद्दी पेपर को लाकर तंदूर में डालने के लिए कहता है ताकि आग को और भड़काया जा सके। इसी के बाद केशव अंदर जाता है और पुराने कागज ले आता है। इसकी मदद से आग थोड़ी भड़कती है और शव जलना भी शुरू हो जाता है, मगर ये आग इतनी तेज नहीं थी कि नैना के शव को पूरी तरीके से जला सके। जब एक बार फिर से आग धीमी पड़ जाती है तो अब सुशील किचन में रखा बटर लाने के लिए केशव को भेजता है। अब तंदूर में जैसे ही बटर का पैकेट डाला जाता है तो आग भड़क जाती है। अब एक के बाद एक 4 बटर के पैकेट डाले जाते हैं और लाश बड़ी आसानी से जलने लगती है। आग को और भड़काने के लिए बटर के साथ साथ और भी ज्यादा पुराने रद्दी पेपर तंदूर में डाले जाते हैं। इन दोनों का प्लान कामयाब होने लगता है। नैना का शव धीरे धीरे जलकर खत्म होने लगता है। इन सब के बीच ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आग इतनी ज्यादा भड़क गई है कि आग की लपटें रेस्टोरेंट के ऊपर बाहर तक जा रही हैं। उन आग की लपटों पर बाहर एक महिला की नजर पड़ती है और वो उस आग के बारे में एक पुलिस वाले को जानकारी देती है और फिर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस के आते ही वो वहां से भागकर दिल्ली के गुजरात भवन में अपने एक IAS दोस्त के पास चला जाता है। इस दोस्त को बिना कुछ बताए बहाने करके वो रात भर यहीं रुकता है और फिर अगले दिन जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर से वो भागकर मुंबई जाता है। वहां से वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है जहां वो अपना सिर मुंडवाता है। यहां से अब वो चेन्नई जाता है। पुलिस को कहीं से इस बात की भनक लग जाती है कि सुशील चेन्नई में है। पुलिस की एक टीम तुरंत चेन्नई भी पहुंच जाती है, मगर पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही सुशील शर्मा भागकर बेंगलुरु आ जाता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे बेंगलुरु आती है और फाइनली 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 जुलाई की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुशील को 12 जुलाई 1995 को अगले 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस इस केस की जांच कितनी तेजी से कर रही थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज कुछ दिनों के अंदर यानी 27 जुलाई 1995 को ही दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल कर देती है। 31 अगस्त 1995 से सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो जाती है। सुशील शर्मा पर नैना साहनी के मर्डर के लिए धारा 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा 120B और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत मामला चलाया जाता है। इस मामले में सुशील शर्मा के अलावा उसके मैनेजर केशव कुमार और 3 अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाता है। अगले कई महीनों तक इस केस की सुनवाई होती रहती है। 2001 में इस केस में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब एक के बाद एक कई वकील सुशील शर्मा का केस लड़ने से मना कर देते हैं और कुछ समय तक सुशील बिना किसी वकील के रहता है। इस केस में जल्दी फैसला देने के लिए डे टू डे मामले की हियरिंग शुरू होती है और पूरी सुनवाई के बाद आखिरकार 3 नवंबर 2003 को सुशील कुमार को नैना साहनी की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। इसके साथ साथ मामले में केशव कुमार को भी दोषी करार दिया जाता है। बाकी 3 लोगों को बरी कर दिया जाता है। 7 नवंबर 2003 को फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि केशव कुमार को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है। अगस्त 2006 से दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की डे टू डे हियरिंग शुरू होती है। लगातार सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट भी सुशील शर्मा को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखता है। जब हाई कोर्ट से भी सुशील शर्मा को कोई राहत नहीं मिलती है तो ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। फाइनली 2007 में सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इस सजा के बाद सुशील शर्मा आगे की जिंदगी तिहाड़ जेल में बिताता है, जबकि शव को जलाने में साथ देने वाला केशव कुमार 7 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी पत्नी की हत्या की सजा काटने के दौरान जेल में सुशील शर्मा पुजारी के तौर पर काम किया करता था। सुशील शर्मा उस दौर का इकलौता कैदी था जिसे 20 सालों में एक दिन के लिए भी पेरोल नहीं मिली थी। मतलब वो एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आया था। हालांकि 21 साल जब वो जेल में बिता लेता है तब फाइनली 2015 में पहली बार उसे कुछ दिनों की पेरोल दी जाती है,
जब सुशील शर्मा जेल में 23 साल की सजा काट लेता है तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर 2018 में रिहा कर दिया जाता है। अब सुशील शर्मा जेल से आजाद अपनी जिंदगी बिता रहा है। इस केस में कई चीजें पहली बार भारत में देखने को मिली थीं, जैसे पहली बार मर्डर के केस में आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया गया था। पुलिस ने पहली बार मर्डर केस में रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल की थी। इस केस में शुरू में यह कहा गया था कि नैना साहनी के शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया था, मगर जांच में साफ हुआ कि शव को टुकड़ों में नहीं काटा गया था। फिर भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुशील ने जो तरीका अपनाया था वो अपने आप में रूह कपा देने वाला था। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।